हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सब लोग कैसे हैं। चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी, क्लास 9th। हेडिंग, आज का जो टॉपिक है वो है उत्तरी मैदान, नॉर्दर्न प्लेन्स। अगर उत्तरी मैदान के बारे में बात करें तो यहाँ 3 प्रमुख नदी प्रणालियाँ हैं। पहला सिंधु, दूसरा गंगा और तीसरा ब्रह्मपुत्र। इन तीनों नदियों प्रणालियों और इनकी सहायक नदियों से बना हुआ ये पूरा क्षेत्र है जिसे हम उत्तरी मैदान कहते हैं। ये मैदान जलोढ़ मृदा से बना है, जलोढ़ मिट्टी से बना है। एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा लाखों वर्षों से हिमालय के नीचे के क्षेत्रों में बहुत बड़े बड़े बेसिन हैं जिनमें जलोढ़ों का धीरे धीरे निक्षेप होना शुरू हुआ। इससे इन उपजाऊ मैदानों का निर्माण शुरू हुआ। इस उपजाऊ मैदान का जो पूरा विस्तार है ना, पूरा अगर आप देखें ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है तो ये टोटल 7 लाख वर्ग किलोमीटर, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है और लगभग 240 से लेकर 320 किलोमीटर तक चौड़ा है। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, समथिंग 2400 किलोमीटर, जबकि इसकी जो ब्रेथ है वो 240 किलोमीटर से लेकर 320 किलोमीटर तक है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत ही सघन जनसंख्या वाला है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि ये मैदानी क्षेत्र है, बिल्कुल प्लेन्स है। यहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन इसीलिए इसे कहा जाता है, उत्तरी मैदान कहा जाता है। यहाँ पर समृद्ध जलवायु है। यहाँ पर मृदा का जो आवरण है, मिट्टी का जो आवरण है, मिट्टी जो छाई हुई है यहाँ पर ऊपर जो है उसमें पर्याप्त पानी की उपलब्धता, और यहाँ इस मृदा के कारण और पर्याप्त पानी की उपलब्धता के कारण और यहाँ की अच्छी जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से ये भारत का सबसे अच्छा उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। इसीलिए इस उत्तरी मैदान का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है हमारे पूरे भारत के लिए। अगर हम देखें तो उत्तरी पर्वतों से आने वाली जो नॉर्दर्न हमारा हिमालय है, उस पर्वतों की तरफ से आने वाली जो नदियां हैं वो निक्षेपण के कार्य में लगातार लगी रहती हैं। नदी के निचले भागों में ढाल कम है, निचला भाग हमारा तरफ का जो ढाल है वहाँ ढाल कम है। तो ढाल कम है, जहाँ ढाल कम होता है वहाँ नदी की जो गति होती है वो कम होती चली जाती है। तो इसके परिणाम स्वरूप होता क्या है, वहाँ पे नदी द्वीपों का निर्माण हो जाता है, यानी रिवर बेसिन्स का निर्माण हो जाता है। ये जितने भी क्षेत्र हमें देखने को मिलते हैं, ये जो नदियाँ होती हैं ये अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बट जाती है। अब गाद एकत्र होने का मतलब कैसा होता है, यानी नदी हर साल अपने साथ बहुत सी मात्रा में मिट्टी और गंदगी को लेकर चलती है, आगे बढ़ाती है। जब ये नदी समुद्र में गिरने को होती है उससे पहले यहाँ पर दलदली क्षेत्र बनकर तैयार हो जाता है। ये जो गाद होती है ये यहाँ पर इकट्ठी होती चली जाती है। इसी गाद के कारण यहाँ का जो पानी है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, बहुत धीरे धीरे, और बहुत सी धाराओं में बढ़ जाता है, विभिन्न धाराओं में बढ़ता चला जाता है। ये वितरिकाएं, ये धाराएं धीरे धीरे चलती चलती बढ़ती बढ़ती बाद में समुद्र में जाकर मिल जाती हैं।
इन्हीं को वितरिकाएं कह दिया जाता है। इसके अलावा एक शब्द दिया हुआ है दोआब। दोआब क्या होता है? दो नदियों के बीच का क्षेत्रफल, दो नदियों के बीच की जगह। हाँ, एक ऐसा क्षेत्र, अ लैंड बिटवीन टू रिवर्स। उसे कहते हैं दोआब। दो तथा आब, आब माने होता है पानी, वाटर। इसी कारण पंजाब दो शब्दों से मिलकर बना है। पंज, पंज का मतलब हो गया पांच, आब का मतलब हो गया नदियां, पानी वाला क्षेत्र। तो पांच नदियों को मिलकर बनता है पंजाब। इसे कहते हैं हम पंजाब। सतलुज, झेलम, चिनाब, रावी और व्यास, ये पांच नदियां हैं जो पंजाब को पंजाब बनाती हैं। आ रहा है ना आपको समझ में? तो स्टूडेंट्स, ये सभी वितरिकाएं इस प्रकार के कार्य करती हैं, धीरे धीरे पहुंचती हैं समुद्र में। उत्तरी मैदान अगर देखा जाए, नॉर्दर्न प्लेन्स को अगर देखा जाए, तो हम इसे तीन भागों में बांट सकते हैं। उत्तरी मैदान के जो पश्चिमी भाग है उसे हम पंजाब का मैदान कहते हैं। सिंधु और इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए ये जो मैदान है, इसका बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में भी है, आधा भाग, आधे से ज़्यादा 60 से 70% भाग इसका पाकिस्तान में है, और इसका 30% 35% हिस्सा सिर्फ हमारे यहाँ पर है। मैंने बताया आपको पांच नदियाँ, सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, ये सभी जो है कहाँ से निकलती हैं? हिमालय से निकलती हैं। मैदान के इस भाग में दो आबों की संख्या बहुत अधिक है। दो आब मैंने बताया ना, दो आब मतलब लैंड बिटवीन टू रिवर्स। तो पांच नदियां हैं। अगर पांच नदियां लगातार बह रही हैं तो उन पांच नदियों के बीच कितने दो आब बनेंगे? चार दो आब बनेंगे। तो इस तरीके से ये सारे दो आब यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्थित हैं। गंगा के मैदान के अगर विस्तार देखा जाए तो यहाँ घाघरा और तिस्ता नदियों के बीच गंगा का विस्तार है। ये उत्तरी भारत के हरियाणा, दिल्ली, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे भाग और पश्चिमी बंगाल तक फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वो इसके पश्चिम में, विशेषकर असम में स्थित है। उत्तरी मैदानों की व्याख्या अगर देखें तो सामान्यतः इसके उच्चावच, उच्चावच माने ऊंचाई वाला स्थान, उनके बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है, क्योंकि यहाँ पर उत्तरी मैदान में जो क्षेत्र है वो ज़्यादातर कैसा है? बिल्कुल समतल है, प्लेन है। और अगर हम उत्तरी मैदानों से थोड़ा आगे की तरफ बढ़ें तो जो हमारा पश्चिमी बंगाल का क्षेत्र है या बिहार का थोड़ा सा जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र भी यहाँ पर समतल है, परंतु थोड़ा सा ऊंचा नीचा भी है। तो सीधा ये कह देना कि ये समतल स्थान है, ये बिल्कुल सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक अगर आकृतियाँ देखें, फिजिकल अगर फीचर्स देखें, तो उसमें भी बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलती है, डिफरेंशिएशन है। अगर आकृति के हिसाब से देखा जाए तो उसकी भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को हम चार भागों में बांट सकते हैं। नदियाँ क्या करती हैं? नदियाँ जो हैं वो पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक, यानी शिवालिक कहाँ है? ऊपर की तरफ। शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 डिग्री की चौड़ी पट्टी में, चौड़ी पट्टी मतलब ब्रेथ उसकी जो है ना वो 8 से लेकर 16 किलोमीटर की है, वहाँ पर वो क्या करती हैं? निक्षेपण का काम करना शुरू करती हैं यहाँ पे नदियाँ। इसे हम भाबर के नाम से जानते हैं। भाबर जितनी भी सरताएँ हैं, सरताएँ मतलब नदियाँ, उधर नदियाँ नहीं हैं, सरताएँ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पानी जो है वो नदी की तरह नहीं बहता, वहाँ पर छोटे छोटे झरनों के रूप में निकलता है।
और वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। फिर जब वो पानी एक साथ मिलकर एक जगह इकट्ठा होने लग जाता है तब वो नदी का रूप ले लेता है। तो ये सभी सरिताएं इसी भाबर में आती हैं और यहाँ आते आते विलुप्त हो जाती हैं। इस पट्टी के साउथ में अगर देखें तो वहाँ पे भी सरिताएं हैं और ये नदियाँ दोबारा से निकलकर सामने आ जाती हैं, क्योंकि हिमालय क्षेत्र है ना, नदी चलती है, पानी बह रहा है, लेकिन कोई ऐसा क्षेत्र आएगा जहाँ वो पानी नीचे की तरफ चला जाएगा और दिखाई नहीं देगा कि कहाँ जा रहा है। लेकिन आगे कहीं जाने पर वो फिर दोबारा से वहाँ से पानी बाहर की तरफ दिखाई देने लगता है निकलता हुआ, और वहाँ वो चल रहा होता है आगे की तरफ। तो इस तरीके से ये सरिताएं और नदियाँ दोबारा से दिखाई देती हैं उन जगहों पर। वहाँ नम और दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं। इस दलदली क्षेत्रों को वहाँ पर तराई कह दिया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, जितने भी जंगल में रहने वाले प्राणी हैं, वन में रहने वाले प्राणी हैं, उनसे भरा हुआ घने जंगलों का क्षेत्र आ जाता है। जब भारत का बंटवारा हुआ तो बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए हुए बहुत सारे जितने भी शरणार्थी थे, वहाँ से आए हुए जो लोग थे उन्हें शरणार्थी कहा जाता है। उनको खेती के लिए ज़मीन उपलब्ध कराने के लिए इन्हीं जंगलों को क्या कर दिया गया, काट दिया गया और काटकर इनका निर्माण कर दिया गया। इस क्षेत्र में उत्तरांचल के अंदर उत्तराखंड में एक राष्ट्रीय पार्क बना है, दुधवा राष्ट्रीय पार्क। उत्तरी मैदान का अगर सबसे बड़े, सबसे विशाल, सबसे बिगर पार्ट की अगर बात करें हम, तो सबसे पुराना जलोढ़ का बना हुआ है। पुराना जलोढ़ मैंने बताया ना, एलुवियल सॉइल से बना हुआ है। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित हैं और एक वेदिका जैसी आकृति बनाते हैं। इस भाग को हम भांगर के नाम से जानते हैं। तो पुरानी मिट्टी और नई मिट्टी, भांगर और खादर। तो यह है भांगर। इस क्षेत्र में यहाँ जो मृदा है, जो मिट्टी है, उसमें चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं। चूने की कुछ मात्रा पाई जाती है और इन्हीं चूने की जो मात्रा होती है, इससे जो तैयार होता है, जो हमें छोटे छोटे कंकड़ दिखाई देते हैं, उनको यही चूनेदार निक्षेप जो होते हैं ये कंकड़ कहलाते हैं। पानी की रगड़ से ये चूनेदार निक्षेप घिसते चले जाते हैं। तो मैंने बताया भांगर और खादर। भांगर क्या है? पुरानी मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। खादर क्या है? नई मिट्टी। हर साल नदी में बाढ़ आती है और बाढ़ वाले मैदानों में क्या होता है, नदी अपने साथ गंदगी लाती है। वो मिट्टी भी हो सकती है, पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, मरे हुए जानवर भी हो सकते हैं, बहुत सारा गंदगी हो सकती है। इस तरीके से जब बाढ़ का पानी कम होने लगता है तो ये गंदगी, ये मिट्टी, ये जानवर, ये सब चीज़ें नदी के आसपास वाले क्षेत्रों में, खेतों में छा जाती हैं, वहाँ के आसपास के क्षेत्रों में रह जाती हैं। पानी धीरे धीरे कम होता चला जाता है। पानी में इतनी ताकत नहीं होती कि वो उस जानवर को, उस मिट्टी को या उन सामान को आगे की तरफ ले जा सके। वही सामान, वो मिट्टी, वो जानवर, वहाँ मृत जानवर वहाँ सड़ने और गलने लगते हैं और एक नई मिट्टी का निर्माण कर देते हैं। इससे जो नई मिट्टी का निर्माण होता है, जो न्यू सॉइल जो बनती है, उसी को खादर कहा जाता है। इनका लगभग
हर वर्ष पुनर्निर्माण होता है, हर साल नई मिट्टी आती है, इसीलिए ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं। यहाँ अच्छी खेती होती है, गहन खेती होती है। हम अपने नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। प्रायद्वीपीय पठार भारत का बीच का जो हिस्सा है, अगर हम अपने मैप के बारे में बात करें तो जो प्रायद्वीपीय पठार का जो हिस्सा है वो आपको दिखाता हूं मैं एक बार। हम इस हिस्से को प्रायद्वीपीय पठार का नाम देते हैं। ये बीच का जो हिस्सा है, इस क्षेत्र को हम प्रायद्वीपीय पठार का नाम देते हैं। ये हिस्सा है प्रायद्वीपीय पठार। तो अगर हम इस हिस्से की बात करें तो आज नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो यही है, प्रायद्वीपीय पठार को लेकर, और इसी बारे में हम आगे अपनी चर्चा स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम इस प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो ये प्रायद्वीपीय पठार एक ऐसा क्षेत्र है जो भारत के जस्ट बीच में आने वाला क्षेत्र है। तो प्रायद्वीपीय पठार कैसा है? एक मेज की आकृति के समान बना हुआ स्थल होता है। मेज की आकृति ऊपर से तो समतल होती है, लेकिन अगर आप मेज को समतल के बाद पार करें तो आगे खाई सी आ जाती है, गिरने की स्थिति, तो नीचे उतरने वाला स्थान आ जाता है। ये कैसा है? ये पुराने क्रिस्टल से बना हुआ है, ये आग्नेय चट्टानों से बना हुआ है, रूपांतरित चट्टानों से बना हुआ है, शैलों से बना हुआ है। मैंने आपको बताया था मेटामॉर्फिक और कौन सी सेल्स के बारे में बताया था, रॉक्स जो होती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स, इन सभी चीज़ों से ये बना हुआ है। ये क्या है? ये गोंडवाना एक भूमि थी, उसके टूटने से और उसके अपवाह के कारण ये बन गया था। यही कारण है कि ये सबसे प्राचीनतम भूभाग जो है ना, उसका एक हिस्सा है। इस पठारी भाग में चौड़ी घाटियां हैं, गोलाकार पहाड़ियां हैं, गोल आकार की, सर्कल टाइप की। इस पहाड़ के दो मुख्य भाग हैं, एक कहलाती है मध्य उच्च भूमि और एक कहलाता है दक्कन प्लेट्यू यानी दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में अगर हम जाएं तो प्रायद्वीपीय पठार का वो भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला हुआ है, उसे हम मध्य उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। दो बताए ना मैंने, एक मध्य उच्च भूमि और एक दक्कन का पठार। तो मध्य उच्च भूमि कहाँ पर है? नर्मदा के उत्तर में। वो क्षेत्र जहाँ मालवा के पठार का अधिकतर हिस्सा फैला हुआ है, उसे हम मध्य उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। दूसरी तरफ विंध्य की श्रृंखला है, दक्षिण में सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं और उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत से ये घिरा हुआ है। पश्चिम में ये धीरे धीरे राजस्थान के बलुई और पथरीले मरुस्थल में जाकर मिल जाता है। इस पूरे क्षेत्र में बहने वाली जो नदियाँ हैं वो कौन कौन सी नदियाँ हैं? चंबल, बेतवा, केन, सिंध, ये सभी नदियाँ दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं। इस प्रकार ये क्या करती हैं? ये इस पूरे क्षेत्र के ढाल को दर्शाती हैं, ढाल को दिखाती हैं। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी होती है, लेकिन पूर्व में कम चौड़ी है, संकीर्ण है, पतली है, जगह कम है। इस पूरे पठार के अगर पूर्वी विस्तार को देखा जाए तो स्थानीय रूप से बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से इसे जाना जाता है। बुंदेलखंड और बघेलखंड, इन दोनों नामों से इसे जानते हैं। इसके और पूर्व के विस्तार को हम दामोदर नदी के द्वारा, जो क्षेत्र है नदी वहाँ जहाँ बहती है दामोदर नदी, उस क्षेत्र के पास छोटा नागपुर का पठार कह दिया जाता है इस क्षेत्र को। दक्षिण का जो पठार है वो एक त्रिभुजाकार भूभाग है।
जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। अब ये जो नर्मदा नदी है, इसके दक्षिण में ये स्थान स्थित है। कौन सा? दक्षिण का पठार। आ रहा है ना आपको समझ में? उत्तर में इसके चौड़े आधार पर, बेस पर सतपुड़ा की श्रृंखला हैं, जबकि महादेव की पहाड़ियाँ, कैमूर की पहाड़ी, मैकाल की पहाड़ियाँ ये इसके पूर्वी विस्तार पर फैली हुई हैं। भारत के भौतिक मानचित्र पर अगर हम फिजिकल मैप पर अगर ध्यान दें तो हम इन पहाड़ियों और श्रृंखलाओं की स्थिति को देख सकते हैं। अभी मैं आपको इसके बारे में दिखाऊंगा मैप में। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा है और पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग कैसा है? हम उत्तर पूर्व में भी देख सकते हैं, जिसे स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है? मेघालय कहा जाता है। मेघालय मतलब, संधि विच्छेद करो, मेघ प्लस आलय, यानी कि मेघ माने बादल, आलय माने घर, यानी बादलों का घर। इसे हम कार्बी एंगलोंग पठार भी बोलते हैं तथा इसे उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। ये एक भ्रंश पैदा हुआ। भ्रंश माने जमीन का टूटना। जब जमीन फट जाती है तो उस भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर का जो पठार था उससे ये क्या हो गया? अलग हो गया। पश्चिम से पूर्व की ओर 3 श्रृंखलाएं हमें देखने को मिलती हैं, जो मैंने पिछले टॉपिक में आपको दिखाया था, पिछले पार्ट में आपको दिखाई थी। तीनों श्रृंखलाएं गारो, खासी और जयंतियाँ। दक्षिण के पठार के पूर्वी और पश्चिमी सिरे पर पूर्वी और पश्चिमी घाट स्थित हैं। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर चलता है। ये लगातार हैं। इन्हें केवल दर्रों के द्वारा पार किया जाता है। दर्रे क्या होते हैं? पहाड़ों के बीच में पतला सा, छोटा सा ऐसा स्थान जहाँ से बस 1 या 2 आदमी ही उसे पार कर सकते हैं। इतना पतला स्थान, उसे दर्रा कहा जाता है। कुछ दर्रे तो बहुत पतले हैं और कुछ दर्रे थोड़े बहुत चौड़े हैं, जहाँ पर आसानी से आप जा सकते हैं। पर ये दर्रे कहीं कहीं पर इतने ज़्यादा सकरे हो जाते हैं, इतने ज़्यादा पतले हो जाते हैं कि वहाँ से निकलना भी बहुत कठिन होता है। भारत के इस फिजिकल मैप में अगर हम देखें तो यहाँ पे थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट ये सभी स्थान देखने को मिलते हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की अपेक्षा, जो पश्चिमी घाट है वो किसकी अपेक्षा? पूर्वी घाट की अपेक्षा बहुत ऊंचे हैं। पूर्वी घाट थोड़े नीचे हैं। पूर्वी घाट के 600 मीटर की जो औसत ऊंचाई है उसकी तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से लेकर 1600 मीटर तक की है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ है, जबकि पूर्वी घाट का विस्तार ये एक सतत नहीं है, एक जैसा नहीं है, ये अनियमित है, उल्टा सीधा है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जितनी भी नदियां हैं उन्होंने इन्हें काट दिया है बीच बीच में से। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है, पर्वत वाली वर्षा। ये वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर किसके कारण होती है? आर्द्र हवा के टकराने से। पहाड़ ऊंचे ऊंचे हैं, आर्द्र हवा आती है और इन पहाड़ों से टकराती है और इन पहाड़ों को वो हवाएं पार नहीं कर पाती और वहीं बरसाना शुरू कर देती हैं, बारिश होने लग जाती है। और तभी ये जैसे ही ये बादल ऊपर उठने का प्रयास करते हैं तो ये यहाँ बारिश करने लग जाते हैं। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जानते हैं। पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। इस भाग में बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर हैं। कौन कौन से हैं? पहला अनाईमुड़ी 2695 मीटर ऊंचा है और दूसरा डोडा बेटा 2633 मीटर ऊंचा। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है जो 1500 मीटर ऊंचा है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में पहाड़ियाँ जो पड़ती हैं वो सेवराय और जावेड़ी की पहाड़ियाँ पड़ती हैं। इन पहाड़ियों के बाद हम आगे बात करते हैं इसी बारे में कि ये पहाड़ियाँ यहाँ पर स्थित हैं। एक और यहाँ पर बहुत अच्छा स्थान है जिसे ऊड गमंडलम
यानी कि ऊटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे कोडाईकनाल प्रसिद्ध पहाड़ी नगर भी है। ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जो यहाँ बहुत अच्छे क्षेत्र हैं, पर्वतीय स्थान हैं जहाँ पर लोग घूमने के लिए हर साल हर वर्ष जाते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाती है और वो है यहाँ की काली मिट्टी। इस मिट्टी को हम दक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई इस मिट्टी की? ज्वालामुखी के फटने से। ज्वालामुखी से कैसी शैल निकले? आग्नेय शैल। वास्तव में इन शैलों का समय के साथ साथ धीरे धीरे अपरदन हुआ है और इससे यहाँ काली मृदा का निर्माण हो गया। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी किनारे पर भी स्थित हैं। ये बहुत अधिक खंडित पहाड़ियाँ हैं, टूटती रहती हैं, अपरदित हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई हैं, दक्षिण पश्चिम में उत्तर पूर्व दिशा तक फैली हुई हैं। आज हम इस टॉपिक में इतना ही बात करेंगे। आपको मैप की तरफ ले चलता हूँ, सारी चीज़ों को एक बार आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद आपसे बात करता हूँ इस बारे में। आप अपना मैप देखेंगे, सारी श्रेणियाँ आपको एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये रहा आपका पूर्वी घाट, ये हिस्सा है। इधर आप देखेंगे तो आपका आ जाता है ये पश्चिमी घाट, नीचे अनाईमलाई अनाईमुड़ी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। इसके अलावा मैंने दक्कन के पठार की बात की, वो ये बीच में है। इसके ऊपर मैंने आपको दो पहाड़ियों के विषय में बताया था, विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी के बारे में, वो ये दोनों हैं। यहाँ बीच में, दोनों के बीच में नर्मदा नदी बहती है ये। इसके अलावा इधर राजस्थान में चलते हैं तो भारतीय मरुस्थल है जिसमें अरावली की श्रेणी है। यहीं पर चंबल नदी बहती है। यमुना और गंगा और घाघरा नदियाँ ये उत्तर के मैदान में बहती हैं। उत्तरी मैदान यहाँ से शुरू होता है और ये उत्तरी मैदान यमुना, गंगा, घाघरा, सोन, गंडक, कोसी नदी तक का ये जो क्षेत्र है बांग्लादेश तक का, ये इस क्षेत्र में शामिल होता है। ये है हमारा उत्तरी मैदान। इसी उत्तरी मैदान के जस्ट नीचे छोटा नागपुर का पठार आ जाता है और उसके नीचे महानदी और छत्तीसगढ़ का क्षेत्र आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आज मैंने आपसे डिस्कस की हैं। आशा करता हूँ आपने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया होगा। आपको जो चीज़ें नहीं समझ में आई, आप दोबारा एक बार फिर वीडियो देखिए और उनको फिर रिपीट कीजिए, तो आपको अच्छी तरह सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सो गाइज़, स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।